हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीईसी लेटरल एंट्री की सीरीज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, जो कि है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, तब आपको न्यूटन के जो गति के नियम है वह तीनों नियम आपको पता होने चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है वो आपको मालूम होने चाहिए। तो स्टूडेंट, आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दूं जो कि हमने अभी तक पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो भैया सिर्फ फोर्स मोशन और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब हमने बोला कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में। स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक्स का मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई ये है रेस्ट का कंडीशन। ये क्या है? रेस्ट का कंडीशन। स्टैटिक्स में हम वैसे बॉडी का अध्ययन करते हैं जो कि रेस्ट में है, रुका हुआ है। अगर उस पे फोर्स लगे ना लगे ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब हम उस बॉडी का अध्ययन कर रहे हैं जो कि अभी रेस्ट में है। उस पे फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। जैसे अगर इस कैलकुलेटर को, ये कैलकुलेटर है, इसको अगर हम इस प्रकार से अपने हाथों पर रख ले तो ये अभी रेस्ट में है। तो अगर हम इसके बारे में अध्ययन करें, इस बॉडी पर लगने वाले फोर्स के बारे में, नॉर्मल के बारे में अध्ययन करें, तब हम बोलेंगे इसको स्टैटिक्स बोलेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर इस पे फोर्स कहां लग रहा है? सबसे बड़ा का तो ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटेशन इस पे लग रहा होगा ना। अच्छा, इसका कुछ मास है? दुनिया में कोई ऐसा बॉडी है जिसके पास मास नहीं है? नहीं सर, इसके पास मास है। इसको हम अपना हाथ पे रखें, ये मेरा हाथ को दबा रहा होगा, हाथ पे कुछ तो लगाएगा बल ही। जब ही मेरे हाथ पे बल लगाएगा तो मेरा हाथ भी क्या करेगा? इसको उल्टा बल लगाएगा। यानी कि इस कैलकुलेटर पे मेरा हाथ के द्वारा बल लगा रहा है नॉर्मल, मेरा हाथ इस कैलकुलेटर पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, कुछ इस प्रकार से। साथ में जो पृथ्वी है, जो ग्रेविटी है, वो इस पे लग रहा है। तो इस पे फोर्स लग रहा है लेकिन ये अभी रेस्ट के कंडीशन में है। तो अगर हम किसी बॉडी का अध्ययन कर रहे हैं जब वो रेस्ट के कंडीशन में, तो उसको स्टैटिक्स बोल। डायनेमिक्स का मतलब आप सीधा समझ लीजिए मोशन, ठीक है भाई, मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस पे लगने वाले फोर्स का या उसके मोशन का, एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे भाई कि वो डायनेमिक्स का पार्ट। अब स्टैटिक्स स्टूडेंट हम लोगों ने समझ लिया, पढ़ लिया। स्टैटिक्स आपको इवन सेकंड सेमेस्टर यानी कि आपको फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में भी पढ़ना था। डायनेमिक्स स्टूडेंट हमने अच्छा डिटेल से पढ़ा। अब अगर हम डायनेमिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो डायनेमिक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डायनेमिक्स है क्या भाई? तो डायनेमिक्स है मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी अगर मोशन में है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डायनेमिक्स। बात खत्म। डायनेमिक्स को हमने अब दो पार्ट में बांट दिया, एक काइनेमैटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस? काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम केवल और केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉज ऑफ द मोशन के बारे में नहीं पढ़ते। जैसे फोर्थ यूनिट से पहले हमने पढ़ा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का नाम क्या था? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में जैसे एक छोटा सा सवाल मान लिया जाए, हमने काफी सारे सवाल किए। एक सवाल हमने किया कि एक बॉल को भी के वेलोसिटी से फेंका गया। अच्छा, उस बॉल को फेंकने के लिए फोर्स लगा होगा? क्या हमने वहां पे फोर्स का बात किया? नहीं किया। हमने केवल वेलोसिटी को कंसीडर किया। हमने बोला कि एक ट्रेन भी के वेलोसिटी से चल रही है और आगे जाके उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, फिर टाइम इंटरवल हमने देखा, हमने वहां पे फोर्स के बारे में कहीं भी अध्ययन नहीं किया। तो डायनेमिक्स का वह पार्ट या मैकेनिक्स का वह पार्ट जहां पे हम केवल और केवल मोशन के बारे में, बॉडी के मोशन के बारे में अध्ययन करें, उसके कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स के कारण ही मोशन प्रोड्यूस होता है। तो वहां पे हम फोर्स का अध्ययन ना करें, उसको बोलेंगे काइनेमैटिक्स, जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। आज से जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होने जा रहा है वो एक तरीके से काइनेटिक्स है, तो आप इस यूनिट को काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं।
अगर हम बात करें स्टूडेंट काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, इट डील्स विथ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कंसीडरिंग टुगेदर द कॉज ऑफ मोशन। यानी हम यहाँ पे पार्टिकल्स के मोशन के बारे में और साथ ही साथ कॉज ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे अब हम देखेंगे क्या कि हम बोलेंगे कि कोई एक रेलगाड़ी है जो कि मान लिया जाए अगर हम उस पे 1000 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये इतना मिनट में इतना वेलोसिटी इसका हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का हमारा सवाल रहने वाला है। मतलब हम यहाँ पे फोर्स को भी कंसीडर करके चलेंगे। या अगर मान लिया जाए हम बहुत सारे सवाल करेंगे कि कोई एरोप्लेन है और वो लैंड कर रहा है, अभी उसकी वेलोसिटी इतनी है, अगर उस पे 5000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो 5 मिनट बाद जाके या 2 मिनट बाद जाके रुक जाता है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, बताना है कि लेट्स से कि कितना टाइम लगा। जैसे मैंने तो यहाँ पे सारा चीज आपको बता दिया। अगर मान लिया जाए 5000 न्यूटन का फोर्स लगाए तो स्टूडेंट वहां पे आपको इस प्रकार का सवाल आपको दिया जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि काइनेटिक्स में हम बॉडी के मोशन के साथ साथ हम उस पे लगने वाले फोर्स की भी चर्चा करते हैं। दैट इज कॉज ऑफ मोशन। मोशन कैसे हो, ठीक है। अब मोशन कैसे होगा, कोई बॉडी जब तक ऐसे रखा हुआ है तब तक रखा हुआ है, इसमें मोशन नहीं होगा। कब तक, जब तक कि हम इसमें कोई फोर्स ना लगाते। अब ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल चूंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया। काइनेमेटिक्स हमने अभी तक पढ़ा केवल और केवल मोशन के बारे में। काइनेटिक्स हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग मोशन भी रहेगा साथ में फोर्स भी रहेगा। और ये बात समझ में, इसमें मोशन भी रहेगा साथ में फोर्स भी रहेगा। और ये बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हम लोगों को समझना है इनर्सिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनर्सिया, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट आगे जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले, तो न्यूटन साहब का जो पहला नियम है ना गति का, वो इनर्सिया की बात करता है। इनर्सिया है क्या? इनर्सिया स्टूडेंट किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि ये हर एक बॉडी में एग्जिस्ट करती। कहता क्या है इनर्सिया? तो इनर्सिया बोलता है कि इनर्सिया कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। अगर हम सीधी बात बोलें तो इनर्सिया ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। ये इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये अपने कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहती है। अगर हम यहां पे बैठे हुए हैं और तो अगर हम मान लिया जाए जैसे यहां पे बैठे हुए एकदम शांतिपूर्वक कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां पे बैठे हुए ही रहना चाहते हैं जब तक कि हम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो फोर्स की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जैसे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, आपके सामने फोन रखा हुआ है, आपने फोन रखा हुआ है, लेट से आपने हाथ में नहीं लिया हुआ है, तो जब तक आप फोन पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो फोन उसी प्रकार से रेस्ट में रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि हर एक बॉडी की ये टेंडेंसी होती है इनर्सिया की कि वो अपने स्टेट को चेंज ही नहीं करना चाहती है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन चेंजिंग इन बिहेवियर होते हैं, पल पल में रंग बदलते हैं लोग, है ना। लेकिन बॉडी ऐसा नहीं होती है। बॉडी को एक बार आपने रख दिया, आप 1 करोड़ साल बाद आइएगा तो उसी प्रकार से आपको रेस्ट की अवस्था में मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो इनर्सिया क्या बोलता है कि हर एक बॉडी एकदम अपना अपना स्टेट में रहना चाहता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि अगर वो मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही करते रहेगा। आई बात समझ में? मतलब वो अपने कंडीशन को, अपने एक तरह से स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए, आप सभी के घर में स्टूडेंट टंगनी होगा। अच्छा, उसको कई लोग असगन्नी भी बोलते हैं ना, असगन्नी बोलते हैं, टंगनी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं भाई, कुछ भी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से 2 बांस है और इस 2 बांस के बीच में आपने क्या किया, इस प्रकार से एक टंगनी लगा दी। ठीक, अब आपने क्या किया, इस टंगनी के ऊपर में एक कंबल पसार दिया कुछ इस प्रकार से। लेट्स से कि आपने इस प्रकार से एक कंबल पसार दिया, ठीक है। ये आपने क्या किया है भाई, तो कंबल आपने पसारा हुआ है।
ये आपका कंबल हो गया। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट कि इस कंबल पे जब आपने ऐसा कई बार देखा भी होगा, इस कंबल पे जब आप डंडे से मारते हैं, डंडा से जब आप इस प्रकार से मारते हैं, तब क्या होता है, इस कंबल से धूल निकलता है, गर्दा निकलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है यहां पे एक्चुअली, अब आप ध्यान से समझिए, और ऐसा आप लोग पढ़े भी होंगे 10वां पढ़े है ना। देखिए क्या होता है कि आपने जब डंडे से कंबल को मारा तो कंबल क्या हुआ भाई, कंबल का जो स्टेट था वो रेस्ट में था, वो चेंज हुआ। लेकिन कंबल के अंदर जो छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स भी क्या है, उनके पास भी मास है, वो भी तो एक बॉडी है भाई। तो वो अपने कंडीशन को, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर भी इनर्शिया है, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है, बिकॉज इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, वो चाहता है हम जहां रेस्ट में है वहीं रेस्ट में रहें। तो आपने जब कंबल पे डंडे से मारा तो कंबल तो आपका उधर चला गया, लेकिन इस पे जो छोटे 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 धूल कण जमे हुए थे, धूल कण थे, वो वहीं रह गए, और जैसे ही आपका कंबल उधर गया तो ग्रेविटेशन के कारण ये सारे धूल कण नीचे चले आए। आई बात समझ में। तो इनर्शिया का सीधा सा मतलब है कि बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, उसी अवस्था में वो रहनी चाहती। इनर्शिया कहता क्या है कि वो चाहता है ना कि वो अपने ऊपर कोई भी अगर कोई चेंज करना चाह रहा है तो वो उसको रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है कि नहीं भाई हमको अपना स्टेट चेंज नहीं करना, हम रेस्ट में है, रेस्ट में खुश हैं। जो एक समान वेलोसिटी से चल रहा है वो कहता है हम चल रहे हैं एक समान वेलोसिटी से, बढ़िया। आ रही है बात समझ में। चलिए तो आगे 2 पॉइंट हम लोग और पढ़ लेते हैं। पहला है कि इनर्शिया दैट कॉजेज इट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या करता है भाई कि किसी भी बॉडी को अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखता है, अगर मोशन है तो मोशन में ही रखता है, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब देखिए, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट ना करे। अगर ये कैलकुलेटर इस प्रकार से हाथ पर रखा हुआ है तो इस प्रकार से रखा हुआ ही रहेगा, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी तो ये हटेगा ना भाई। तो जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर आसान शब्दों में बोले तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इट कैन नॉट इटसेल्फ चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल रहा है इट द बॉडी इटसेल्फ कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी के पास इतना क्षमता ही नहीं है, किसी भी बॉडी के पास इतना औकात ही नहीं है कि वो अपना स्टेट खुद चेंज कर ले। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी चाह कर भी मर जाएगा, लेकिन वो अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने किताब को रख दिया टेबल पे तो किताब चिल्लाते रह जाएगा, लेकिन वो अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई बॉडी एक समान वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो एक समान वेलोसिटी से मूव करेगी। उस बॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बॉडी क्या कर ले, अपने मोशन को चेंज कर ले, अपने आप को एक्सेलरेट या अपने आप को डीएक्सेलरेट कर ले या अपने आप को रोक ले। ऐसा बॉडी के पास क्षमता नहीं है और इसी को इनर्शिया कहा जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार से इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ कि जो आपका dv है ये है 0, मतलब जो आपका वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपका हो गया कांस्टेंट। तो जब आपका स्टूडेंट dv 0 है, dv का मतलब क्या होता है भाई कि जो आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 आ रहा है। वेलोसिटी एकदम, आपका वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब ना एक्सेलरेशन हो रहा है ना डीएक्सेलरेशन हो रहा है, एकदम एक समान वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो वो स्टूडेंट एक समान वेलोसिटी से मूव करेगा, उस बॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या कर सके भाई, या तो मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को चेंज कर सके मोशन का। मतलब अगर कोई बॉडी है वो अगर ईस्ट के डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नहीं, एक्सेलरेट तो नहीं बोलेंगे, मान लिया जाए उसका कुछ v वेलोसिटी है, ठीक है। अगर हम बोले कि मान लिया जाए एक बॉडी है वो ईस्ट के डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है, तो वो ईस्ट के डायरेक्शन में ही v वेलोसिटी से चलती रहेगी। उस बॉडी के पास खुद इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या कर ले, अपने वेलोसिटी को चेंज कर ले, मतलब ज्यादा कर ले या कम कर ले या अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले, वो बॉडी नहीं कर सकता है अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट।
जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। तो अगर हम इनर्सिया को मोटा मोटी बोले तो इनर्सिया है क्या? इनर्सिया सीधा सीधे ये बताता है कि सुन लो मेरी बात, अगर कोई बॉडी है वो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या वो एक समान चाल से चल रही है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को मोशन में कर ले या अपने आप को एक्सेलरेट कर ले, डीएसेलरेट कर ले, अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। बॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं। अगर कोई बॉडी एक समान चाल से चल रही है तो बॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने चाल को बढ़ा ले, एक्सेलरेट कर ले, अपने आप को डीएसेलरेट कर ले, चाल कम कर ले या अपना डायरेक्शन को मोड़ ले। ये बॉडी नहीं कर सकता है। तो सर हो तो जाता है, कोई गेंद चल रहा है तो गेंद क्या करता है? अपना चाल को कम कर लेता है। अरे भाई, गेंद के पास इतना औकात ही नहीं है कि वो अपना चाल को कम कर लेगा। गेंद अगर एक समान चाल से चल रहा है, आप वैक्यूम में उसको चला दीजिए तो वही चाल से चलता रह जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सर कैसे हो जाता है? भाई वहां पे फोर्स लग रहा है। क्या बोला गया कि अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो सर बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बॉल घास पे चल रहा है तो उस पर फोर्स फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो उसके कारण वो डीएसेलरेट होते जा रहा है। फोर्स उल्टा डायरेक्शन में, फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में लगता है तो डीएसेलरेट कर रहा है। आ गई बात समझ में? अच्छा, हवा में मार दिए तब बॉल सर, हवा में हवा है ना भाई, वैक्यूम थोड़े है। तो एयर असिस्टेंट का नाम सुने हैं? एयर क्या कर रहा है? उसको रेसिस्ट कर रहा है ना, उसके उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको डीएसेलरेट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? अब ठीक है सर, ऊपर जाकर के डीएसेलरेट हो गया तो ऊपर ही रह जाए, नीचे कैसे आ गया? तो नीचे ग्रेविटी लग रहा है ना, ग्रेविटी उसको खींच रहा है। जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं हम बैट्समैन हैं, आप बॉलर, आप बॉल फेंके, हम मार दिए वो भीज के छक्का, ऊपर चला गया। तो जब हम उस पर फोर्स लगाए बैट से, तो बैट से जब हम फोर्स लगाए तो हम क्या किए? उस बॉल को एक्सेलरेट किए। तो वो क्या हो रहा है भाई? ऊपर जा रहा है तो एकदम तेजी से गया, लेकिन ऊपर जाते 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 उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट जब वो ऊपर जा रहा है उस समय उसके पास में दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो एयर असिस्टेंट हो गया, अगर हम उसको जीरो भी मान के चले तो नीचे ग्रेविटी लग रहा है, mg लग रहा है। तो अगर स्टूडेंट नीचे में हमारा ग्रेविटी लग रहा है तो ग्रेविटी क्या करेगा? उसको डीएसेलरेट करेगा। अच्छा देखिए, बॉल है, बॉल जा रहा है ऊपर, ठीक है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे से। तो जब बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो वो क्या करेगा? बॉल के वेलोसिटी को धीरे 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 कम करेगा और एक समय ऐसा आएगा एट अ पॉइंट कि बॉल की वेलोसिटी, बॉल हवा में है और उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर उसके बाद ये नीचे आएगा और चूंकि ये नीचे आ रहा है और वेलोसिटी भी नीचे लग रहा है तो ये एकदम फुल स्पीड में आएगा, एक्सेलरेशन इसका बढ़ेगा, यानी इसमें एक्सेलरेट होगा। तो ऊपर जाते समय ये डीएसेलरेट हो रहा था और नीचे आते समय ये एक्सेलरेट होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी लगा, एयर रेसिस्टेंट था। आ रही है बात समझ में? तो ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। इनर्शिया अगर आप समझ गए तो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ जो था वो क्लियर हो गया। और हालांकि हम लोग अपने अगले वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, लेकिन इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं एकदम आखिरी 1 मिनट में, इनर्शिया है क्या? तो सर दुनिया में जो भी बॉडी है उसके पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को हम सर इनर्शिया बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी कहता क्या? वो कहता है कि बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने आप को मोशन दे सके, एक्सेलरेट कर सके, डीएसेलरेट कर सके या डायरेक्शन चेंज कर सके। कहने का अर्थ ये होता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उसके पास क्षमता ही नहीं है। मेरे पास क्षमता है कि हम अपने आप को हम चल सकते हैं, बुल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन बॉडी के पास ये क्षमता ही नहीं। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। बॉडी अगर एक समान चाल से चल रहा है तो वो एक समान चाल से ही चलता रहेगा। क्यों एक समान चाल से चलेगा सर? अरे वो अपना गति को बढ़ा ही नहीं सकता है तो एक समान चाल से ही चलेगा ना। अपना गति को कम कर ही नहीं सकता है तो एक समान चाल से चलेगा। डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका इनर्शिया।
अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया के बारे में बात करता है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, लेकिन उसका यूज हर जगह पे होने वाला है। जितना भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वहां पे यूज होने वाला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा काइनेमेटिक्स। अगर आपने काइनेमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल नहीं बनेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल अगर आपसे नहीं बना, फ्रिक्शन का सवाल नहीं हिलेगा। बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन फ्रिक्शन से आते हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर को आप उठा करके देख लीजिए। और फ्रिक्शन अगर आप 5 से 6 सवाल सही बना करके आ गए तो आपका 6 चौके 24 नंबर आपका कंफर्म है। और भी अगर आपने 3-4 सवाल बना दिया, 500 के अंदर में रैंक रहेगा, मनपसंद ब्रांच आपका मिल जाएगा। आ रही है बात समझ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप जब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टारगेट बीसीसी लेटरल एंट्री 2023 का फ्री बैच सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।